हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। आज के चैप्टर में जो कि चैप्टर नंबर 7 होने वाला है हमारा, तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं FPGA, ओके, जिसको हम लोग फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज कहते हैं। तो इसका जो प्रीवियस चैप्टर था वो हमने CPLD पे कवर किया है। मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका CPLD का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सब बता के रखा है कि CPLD कितने मार्क्स का आता है, CPLD होता क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका फ्लो डायग्राम, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हमने उस टॉपिक में कवर किया है। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग ये कवर करने जा रहे हैं FPGA की। FPGA क्या होता है, तो नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज है। तो क्या होगा, जितने भी हमारे गेट्स रहेंगे उन गेट्स के एरे रहेंगे। तो गेट्स तो पता ही होगा आपको कि गेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लॉजिकल गेट्स होते हैं ना, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट। तो उस तरीके का गेट रहेगा, गेट्स की एरेज बनाएंगे। एरेज तो पता ही होगा कि एरे किस तरीके के होते हैं। 3x3 का एरे होता है, 2x2 का एरे होता है, या फिर सिंगल एरे भी होता है, राइट। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिकली जैसे कि CPLD 5 to 7 मार्क्स का आता था, ये भी 5 to 7 मार्क्स कैरी करता है। ठीक, 5 to 7 मार्क्स ये हमारा FPGA कैरी करता है। ओके, तो डेफिनेशन देख लेंगे, पूरे फ्लो के थ्रू जाएंगे, और वही सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। ठीक, तो देख लेते डेफिनेशन क्या है। FPGA इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। तो ये आपको एक डेफिनेशन या फिर जब भी आप लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे या फिर इसको एलोबरेट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको उसका फुल फॉर्म या फिर उसका एब्रीवेशन लिखना ज़रूरी है। ठीक, इट इज़ अ सेमी कंडक्टर डिवाइस कंपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स लिंक्ड टुगेदर वाया प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट्स। जब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा कि कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स होता है उसके अंदर, लिंक्ड टुगेदर वाया प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट। जैसे हमने CPLD में देखा था, बीच में एक इंटरकनेक्ट वायर था, तो सेम इसमें भी CPLD FPGA में भी एक इंटरकनेक्ट वायर रहेगा, या फिर उसको मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक, बिकॉज आफ्टर प्रोडक्शन एंड FPGA में भी रीप्रोग्राम टू मीट द रिक्वायरमेंट। इनकेस अगर आप ऐसा हो गया कि आपने उसका प्रोडक्शन कर दिया, अब प्रोडक्शन करने के बाद आपका रिक्वायरमेंट कुछ चेंज होता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हुआ तो आप लोग डिवाइस के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी देखिए, CPLD में थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें होता नहीं था, बट FPGA में अगर एक बार आपने प्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया। मैं इसका पूरा पूरा ना की डिफरेंसेस भी दे दूंगा, CPLD क्या हो, CPLD और FPGA का जो भी की डिफरेंस होता है ना, मैं उसके बारे में एक कंपेरिजन के फॉर्म में एक डिफरेंसेस बता दूंगा, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हो गया मीट द रिक्वायरमेंट। करंट FPGA हैव अप्रोक्सीमेटली 3,30,000 लॉजिक ब्लॉक्स विथ 1100 IOs। ओके, IOs क्या है, इनपुट आउटपुट, और टोटल लॉजिक ब्लॉक्स कितने हैं उसके अंदर, 3,30,000। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि ये CPLD से कितना ज़्यादा एडवांस है, और कितने सारे इसके अंदर हम लोग लॉजिक कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने फॉर्म के लॉजिक्स हो सकते हैं, क्योंकि लॉजिक ब्लॉक्स है, इतने सारे लॉजिक ब्लॉक्स हैं, तो आप लोग हर एक लॉजिक ब्लॉक में आपका एक खुद का अपने हिसाब से एक लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक, और उसके पास IO भी कितने हैं, 1100 IOs है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप लोग इनपुट आउटपुट कितने भी जो भी आपको रिक्वायर्ड लगता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इनपुट आउटपुट ले या फिर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूज़र में यूटिलाइज द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, HDL को डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, टू डिज़ाइन द कन्फिगर टू डिज़ाइन एंड कन्फिगर द सर्किट, डिज़ाइन करने के लिए या फिर सर्किट को बनाने के लिए। आफ्टर दैट इट में एग्जीक्यूट अ सिंपल गेट लाइक एंड गेट और अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लाइक मल्टी कोर प्रोसेसर। तो जिस तरीके का भी आपको लॉजिक बनाना है, वो सिंपल गेट एंड गेट भी बना सकता है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लाइक मल्टी कोर प्रोसेसर, तो प्रोसेसर भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस होना, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। ओके, इट सेव्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इन द मेन मेमोरी। अब देखिए, एक इसमें डिसएडवांटेज है कि इट सेव्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इन द मेन मेमोरी, एज अ रिजल्ट द पावर फेल्यूर में डिलीट ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये क्या करता है, जितना भी उसका मेमोरी रहेगा, जो भी डेटा रहेगा, उसको अपने मेन मेमोरी में सेव करता है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाइड है या फिर करंट
है उसके अंदर अवेलेबल वोल्टेज है तब तक ही वो सारी चीज़ें होल्ड करके रखेगा। एक बार जैसे पावर फेल्यूर होता है तो जितने भी आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सारे का सारा सिस्टम में से डिलीट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है FPGA का। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग उसका आर्किटेक्चर ऑफ FPGA। तो क्या होता है, FPGA इज़ ए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस विच सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटिवली लार्ज लॉजिक सर्किट्स। तो ज़्यादा बहुत बड़े बड़े जो लार्ज लॉजिक सर्किट जो होते हैं ना, तो उनको रिलेटिवली सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपको बहुत बड़े बड़े सर्किट्स को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, FPGA का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, ये उसका आर्किटेक्चर डायग्राम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो प्लीज़ ये जो आर्किटेक्चर है ना, इसको प्लीज़ याद में रखिएगा। मैंने सिंपल से सिंपल फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश किया है और गारंटी है आपको 100% इतना है कि अगर आप लोग इसको बना लेते हैं ना, अगर 5 to 7 मार्क्स अगर क्वेश्चन है, अगर 7 मार्क का तो 3 मार्क्स तो आपको आर्किटेक्चर से मिल जाएंगे। और उसके बाद आप लोग उसका एडवांटेज लिख दें, डिसएडवांटेजेस लिख दें, उसका डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्राइब कर दें, हर एक चीज़ कर दे तो आपको मिल जाएगा, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद है तो सब चीज़ याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए चारों साइड में आपके पास क्या है, आईओ ब्लॉक्स हैं। तो ये इनपुट आउटपुट रहेगा। बीच में है आपके पास इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स। तो ये चीज़ क्या करने वाला है, ये यही सभी को कनेक्ट करेगा। उसके बाद बीच बीच में आपके पास है CBL, ये आपका क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। ओके, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। तो सारे के सारे आपके लॉजिक, जैसे फंक्शनल लॉजिक बोलते हैं ना, तो फंक्शनल लॉजिक आप लोग CBL में ही लिखेंगे। ओके, सारी चीज़ें आप लोग इधर ही लिखेंगे। ये आपका इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स हो गया, जो कि इनपुट आउटपुट डायरेक्टली आपके कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक से कनेक्टेड रहेगा और वो यहाँ से सारी चीज़ें होगी। सॉरी, ये CLB होना चाहिए। ओके, ये CLB होना चाहिए, लॉजिकल ब्लॉक। ओके, लॉजिकल ब्लॉक, ये आप लोग इसको ये CLB। ओके, ये जितने भी हैं सारे के सारे CLB हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो आप लोग इसको एक करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको नोट्स तो ऐसे देने ही वाला हूँ। ठीक है, तो ये CLB है। ओके, तो ये CLB है, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। ओके, आई गेस फंक्शनल या फिर आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा कि FPGA का आर्किटेक्चर कैसा होता है और कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब आपको कुछ एडवांस काम करना है ना तो आप FPGA का यूज़ करोगे, जब आपको छोटे मोटे चीज़ें कुछ करनी रहेगी तो आप वहाँ पे CPLD का ही यूज़ करोगे। ओके, तो ये हो गया उसका एक आर्किटेक्चर। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ FPGA। तो FPGA में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो वहाँ पे 3 कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक, जो कि हमने देखा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। ये आपका फंक्शनल ब्लॉक हो गया, प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक हो गया ये। ओके, ये सारे के सारे आपके फंक्शनल प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक हो गए। उसके बाद है आपके पास प्रोग्रामेबल राउटिंग, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शन। तो ये आपका इंटरकनेक्शन मैट्रिक्स हो गया, तो ये हो गया आपका प्रोग्रामेबल राउटिंग, जो कि आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास आईओ ब्लॉक्स। तो चारों साइड में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आईओ ब्लॉक्स मिल जाते हैं। ठीक, तो बस उन्हीं को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है और इस तरीके से लिखे ना, देखिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक, पेपर में जब भी आप लोग लिखें तो इस तरीके से लिखें। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक क्या होता है, इट एनेबल्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन। तो वो एनेबल करेगा आपके जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है उनके लॉजिक फंक्शन को लिखने के लिए, वो प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक में आप लोग लिखेंगे, वो एनेबल करता है। उसके बाद प्रोग्रामेबल राउटिंग, इट एनेबल्स इम्प्लीमेंटिंग फंक्शंस। तो वो क्या करेगा, एक लॉजिकल ब्लॉक को दूसरे लॉजिकल ब्लॉक से इंटरकनेक्ट करने के लिए या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर समझ जाइए कुछ फंक्शन आपके एक लॉजिक ब्लॉक में लिखा है, कुछ फंक्शन दूसरे लॉजिक ब्लॉक में लिखा है। अब पता तो चलना चाहिए ना कि ये लॉजिक और ये लॉजिक, जब दोनों लॉजिक ट्रू होगा तब जाके कुछ आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो उस तरीके से वो राउटिंग कहा गया है, टू एनेबल इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन। तो मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग प्रोग्रामेबल राउटिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आईओ ब्लॉक्स। तो आईओ ब्लॉक्स में क्या है, इट इज़ यूटिलाइज टू मेक चिप कनेक्शंस। यूटिलाइज टू मेक चिप कनेक्शन, जो भी आपका चिप है FPGA का, तो उस FPGA के चिप को इंटरकनेक्ट करने के लिए, मतलब एक इनपुट से दूसरे एंड का जो आउटपुट है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग आईओ ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक, आई होप कंपोनेंट ऑफ FPGA ये समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक, ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको लिखना ही पड़ेगा। मतलब लिखना ही है, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं नोट्स आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FPGA। तो इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि मतलब क्यों ये ज़रूरी है। ओके, FPGA ज़रूरी क्यों है।
तो देखिए FPGA ICs are widely accessible and may be quickly programmed using HDL. As a result, the solution is offered to the market faster. तो ये काफ़ी फास्ट होता है, इसको प्रोग्राम करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, क्विकली प्रोग्राम होता है, ज़्यादा देर खेलना नहीं पड़ता। जैसे कि CPLD में हमको बहुत ही, उसका नाम ही था कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, ओके, बट ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये इसमें सारे की सारी चीज़ें फास्ट होगी, और अगर आपको मार्केट में जल्दी से उतरना है तो वो सॉल्यूशन भी जल्दी प्रोवाइड करता है, तो फास्टर रिजल्ट उसका मिलता है क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इन FPGA डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर हैंडल्स राउटिंग, प्लेसमेंट एंड टाइमिंग। तो राउटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया एंड टाइमिंग, तो ये सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेता है। आपको राउटिंग कैसे देना है, आपको किसका प्लेसमेंट कहाँ पे करना है, इनपुट को कहाँ पे रखना है, आउटपुट को कहाँ पे रखना है, अगेन टाइमिंग, कौन से फंक्शन को कितने देर में एग्जीक्यूट करवाना है या फिर कौन से प्रोसीजर को कितने देर में एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेता है, आपको कुछ करना नहीं है। ये ही एडवांटेज है FPGA का। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप कोई भी सिस्टम जब बनाते हैं, राउटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया या फिर टाइमिंग, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसका प्रोसेस कितने देर में प्रोसेस करता है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें वो हैंडल कर लेता है, सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेता है वाइल डिज़ाइनिंग FPGA। उसके बाद FPGA हैव एबिलिटी टू बी प्रोग्राम एट अ लॉजिक लेवल। लॉजिक लेवल पे भी उसको डिज़ाइन करने का या फिर प्रोग्राम करने की एबिलिटी होती है FPGA में। एज ए रिजल्ट इट में इम्प्लीमेंट फास्टर एंड मोर पैरेलल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो यही एक रिज़ल्ट हो जाता है, जैसे कि वो लॉजिक लेवल पे ही उसको प्रोग्राम किया जाता है, तो वही एक रिज़ल्ट बना देता है कि वो फास्टर एंड पैरेलल सिग्नल प्रोसेसिंग करने के काम आ जाता है, मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के काम आ जाता है। तो 4th पॉइंट है हमारे पास FPGAs कैन बी प्रोग्राम्ड एट सॉफ्टवेयर लेवल एट एनी टाइम। आप लोग सॉफ्टवेयर लेवल पे उसको कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक, जब भी चाहे तब, ओके। एज ए रिजल्ट द FPGA IC could be reprogrammed or reused अनलिमिटेड टाइम्स। FPGA में ऑल्सो भी प्रोग्राम फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसको आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसको मल्टीपल टाइम आप लोग इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स दिया है, अनलिमिटेड टाइम्स आप लोग इसको कितने बार भी रीप्रोग्राम करके उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है उसका एडवांटेजेस। तो आप लोगों को समझ में आएगा CPLD में क्या एडवांटेजेस थे और इसका क्या एडवांटेजेस आ जाता है। तो हम लोग FPGA को क्यों यूज़ करते थे और CPLD को क्यों यूज़ करते थे, उसका डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। तो यस लगा, तो अगर अगला वीडियो अगर आपको चाहिए होगा डिफरेंसेस का, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको डिफरेंसेस चाहिए। तो क्या करेंगे, CPLD का और FPGA का दोनों का अलग अलग से डिफरेंसेस बना देंगे, जो कि ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा, ओके। तो ये था एडवांटेजेस, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होता है। भाई एडवांटेजेस देखो, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी तो होगा ही। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, पावर कंजम्पशन इज़ हायर। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इतनी सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो पावर कंजम्पशन तो ज़्यादा ही होगा। एंड प्रोग्रामर्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर पावर ऑप्टिमाइजेशन इन FPGA, ओके। बहुत ही कम कंट्रोल होता है कि वो लोग पावर के ऑप्टिमाइजेशन पे कुछ काम कर सकें, ठीक है। पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। उसके बाद दूसरा जो डिसएडवांटेज आता है, FPGA आर आइडियल फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्शन। जैसे कि आइडियल है, प्रोटोटाइप अगर बनाते तो आइडियल ही काम करेगा, एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, इसका जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी कम होता है। व्हेन द नंबर ऑफ FPGAs टू बी क्रिएटेड इंक्रीजेस, सो डज द कॉस्ट पर प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर आप लोग FPGA के नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे, जैसे कि आप लोग FPGA क्रिएट करना पड़ता है, तो FPGA का क्रिएट करेंगे तब जाके एक प्रोसेसर बनेगा, ठीक है। तो आपको FPGAs लगानी पड़ती हैं, एक एक करके FPGAs लगानी पड़ेगी। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं FPGA को। तो जैसे जैसे FPGAs बढ़ते जाएंगे आपके सिस्टम पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम का जो कॉस्ट रहेगा या फिर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रहेगा वो भी आपका इंक्रीज़ होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, वो हर एक चीज़ के साथ में होता है। CPLD में भी अगर आप लोग कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसका कॉस्ट तो इंक्रीज़ ही होगा, ठीक। उसके बाद 3rd पॉइंट आता है आपका, FPGA प्रोग्रामिंग नीड्स familiarly with a VHDL Verilog program language as well as the digital system basics, okay। तो ये जो VHDL और Verilog प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो ये दोनों चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ये आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी वो भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको VHDL और Verilog प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में भी आपको डीप नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद 4th पॉइंट जो आता है, वंस द FPGA इज चूजन एंड एम्प्लॉयड इन द डिज़ाइन, एक बार इसको चूज़ कर लिया और एम्प्लॉय कर दिया डिज़ाइन में,
डेवलपर मस्ट यूज़ द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द FPGA ICs। तो जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट रहेगा FPGA के IC में, आपको वही वाले रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, आप अलग से कोई रिसोर्स नहीं लगा सकते उसमें, ठीक है। विच लिमिट्स द डिज़ाइन साइज एंड फीचर्स, जो कि, और अगर आपको कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, डिज़ाइन साइज अगर कुछ बढ़ाना है, तो ये आपको पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और प्रॉपर FPGA मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट टू अवॉइड सच अ प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अगर अवॉइड करने हैं, तो आपको पहले ही डिफाइन करके लेना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से फीचर्स डालने हैं, उसका कितना साइज़ कितना रखना है, फीचर्स कौन कौन से रखने हैं, तो वो आपको पहले ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा, ओके। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, मतलब आप लोग कुछ अगर चीज़ें सिलेक्ट करके आप लोग प्रोग्रामिंग करना चालू कर दिया, फिर कुछ डेवलपमेंट करना चालू कर दिए, और आपको ऐसा लगता है कि भाई डिज़ाइन का साइज़ थोड़ा सा कम पड़ गया या फिर फीचर्स कम पड़ गए, तो आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पहले ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके। आई होप सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ FPGA क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ FPGA क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम या फिर आर्किटेक्चर ऑफ FPGA बोल सकते हैं, ये क्या होता है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, हर एक ब्लॉक हमने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है कि किसको क्या कहते हैं और किसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन भी देख लिया कि FPGA का डेफिनेशन क्या होता है। तो आई होप सो क्लियर है, CPLD भी क्लियर हो गया है, FPGA भी क्लियर हो गया है। अब इसके आगे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे, देखते हैं, हो सके तो CPLD और FPGA का कंपैरिजन डाल देंगे, ताकि एक डिफरेंसेस पता चल सके कि भाई CPLD और FPGA में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। क्योंकि दोनों के दोनों प्रोग्रामेबल डिवाइसेस हैं, डिफरेंसेस देखना ज़रूरी है, ओके। तो आई होप सो क्लियर है, सारे के सारे ये टॉपिक्स क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।